नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग। आप सब मुझे डॉक्टर गोगा के नाम से जानते हो। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग को हम दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक साइटोटॉक्सिक, एक टारगेटेड। तो जो साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के जर्नल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर दवाइयों में जो मिलते हैं। फिर उसके बाद दवाइयों की डिटेल्स पढ़ेंगे जो अलग-अलग मैकेनिज्म से एक्ट करती हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक साइड इफेक्ट को याद कैसे करें, एक कार्टून बनाएँगे बढ़िया सा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को ठीक कैसे करते हैं, रेस्क्यू मेडिकेशंस कौन-सी होती हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स मतलब जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। अब कैंसर है क्या? सबसे पहले कैंसर क्या होता है? हम सबको पता है कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। नॉर्मल सेल भी डिवाइड करते हैं, कैंसर सेल भी डिवाइड करते हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है? नॉर्मल सेल कुछ डिविजन्स के बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं। कैंसर सेल्स भी डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, बट वो बंद होना भूल जाते हैं। वो डिवाइड होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। इतने सारे सेल्स हो जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम, अगर वो अपना काम करते रहेंगे सेल वाला, तो उस काम की एक्सेस हो जाए। जैसे थायरॉइड के ट्यूमर में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, इंसुलिनोमा में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब अगर वो काम करते रहेंगे, ज़्यादा काम हो जाएगा। दूसरा, इतने एक्स्ट्रा सेल्स के लिए बॉडी में जगह तो है नहीं, जगह तो फिक्स है। तो जब सेल एक्स्ट्रा होंगे तो आसपास के स्ट्रक्चर को प्रेस करेंगे, उसके कारण प्रेशर सिम्पटम्स आएंगे। जैसे कोई नर्व प्रेस कर दी तो पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर्स। सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? एक्स्ट्रा सेल। तो ट्रीटमेंट क्या है? उन एक्स्ट्रा सेल्स को मार दो। अगर एक्स्ट्रा सेल्स को मार दिया तो कैंसर की ट्रीटमेंट आ जाएगी। तो इस तरह की दवाइयाँ जो एक्स्ट्रा सेल्स को मारती हैं, उनको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक। नाम से पता लग रहा है, साइटो मतलब सेल्स, सेल्स के लिए टॉक्सिक है। बट प्रॉब्लम क्या है साइटोटॉक्सिक में? वो सेल्स को मारती हैं, बट वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है। तो वो नॉर्मल सेल को भी मार सकती हैं। अब क्योंकि वो नॉर्मल सेल को मार सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो फिर हमने सोचा कि सेल्स के अंदर कुछ टारगेट ढूँढते हैं, जो कैंसर सेल में तो है, बट नॉर्मल सेल में नहीं है। तो अगर हम उस टारगेट के अगेंस्ट दवाई बनाएँगे, तो नॉर्मल सेल के बचने के चांस बढ़ जाएँ। तो इस तरह की दवाइयों को हम कहते हैं टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स। मतलब ये कैंसर सेल्स के अंदर टारगेट ढूँढ के उसको अटैक करें। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। हमने बताया कि सेल जो है उसको मारेंगे। अब कैंसर सेल और नॉर्मल सेल बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। तो जब हम कोई दवाई बनाते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए, वो नॉर्मल सेल को भी मार सकती है। फिर हमने सोचा कि अगर सारे नॉर्मल सेल्स को ही मारने लग गई, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। तो फिर हमने सोचा थोड़ी सिलेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, कि कैंसर सेल्स को मारने के चांस ज़्यादा होने चाहिए, नॉर्मल सेल को मारने के चांस कम होने चाहिए। तो हमने क्या फीचर देखा? वो ये देखा, रैपिड डिवीज़न। कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई दवाई रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारे, तो वो कैंसर सेल को मारने के चांस ज़्यादा होंगे, नॉर्मल सेल को मारने के चांस कम होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी में कुछ नॉर्मल जगह होती हैं जहाँ पे सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स उन सेल्स को तो मार ही सकती हैं। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स नॉर्मली उन सेल्स को मार देते हैं जो रैपिडली डिवाइडिंग है। और ऐसी कौन-सी जगह है? सबसे पहली वो जगह है बोन मैरो। बोन मैरो में लगातार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते रहते हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स इन सेल्स को मार देती है, जिससे क्या हो जाता है? बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। बोन मैरो सप्रेशन होने के कारण क्या हो जाता है? अनीमिया हो सकता है, अगर आरबीसी कम हो गई। ल्यूकोपीनिया हो सकता है, अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गए। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, अगर प्लेटलेट्स कम हो गए। तो एंटी कैंसर ड्रग्स बोन मैरो सप्रेशन कर सकती है। दूसरा, जो हेयर फॉलिकल है हमारे, उनके सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो हेयर्स बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। हमें हर महीने कटिंग कराने नहीं जाना पड़ता है, इतने सारे हेयर ग्रो कर जाते हैं एक महीने में। तो एंटी कैंसर ड्रग्स इन सेल्स को भी मार देती है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा? एलोपेशिया। एलोपेशिया हो जाएगा एंटी कैंसर ड्रग्स। तीसरा, जीआईटी के जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते हैं। कॉन्स्टेंटली जीआईटी के सेल रिप्लेस होते रहते हैं। एंटी कैंसर ड्रग इन सेल्स को मार देती है। इस कंडीशन को कहते हैं म्यूकोसाइटिस। और इसमें मेन फीचर क्या होता है? डायरिया। एंटी कैंसर ड्रग से डायरिया होता है।
फिर एंटी कैंसर ड्रग्स से नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, वो तो किसी भी दवाई से हो सकती है, एंटी कैंसर ड्रग से भी हो सकती है नोजिया वॉमिटिंग। इतने सारे सेल्स को रिलीज किया, उससे सीरोटोनिन निकला, वो अपना सीटीजेड पे एक्ट करता है, जिससे नोजिया वॉमिटिंग होती है। कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। अब क्या है कि इतने सारे सेल्स जब मरे, तो सेल्स के अंदर जो प्यूरिन्स थे या सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स थी, वो रिलीज हो गई, बहुत सारे ब्लड में आ गए। अब इनका मेटाबॉलिज्म होके ज़ैंथिन बन गया, और ज़ैंथिन का मेटाबॉलिज्म होके यूरिक एसिड बन गया। ठीक है? तो जब इतने सारे प्रोटीन्स रिलीज हुए, इतने सारे प्यूरिन्स रिलीज हुए, तो बहुत सारी यूरिक एसिड बनेगी। तो एंटी कैंसर ड्रग देने से हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया। तो ये जो साइड इफेक्ट हैं, ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं। ये आपको याद नहीं करना कि ये दवाई करेगी, ये करेगी, ये करेगी। ये साइड इफेक्ट तो होंगे ही साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में। अगर कोई दवाई नहीं करती तो याद करना है, अगर करती है तो नॉर्मल है, वो तो करना ही था। ठीक है? तो एंटी कैंसर ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। नोजिया वॉमिटिंग तो सबको पता है, हर कोई दवाई करती है। ठीक है? बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, ये साइड इफेक्ट्स हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के। जर्नल साइड इफेक्ट्स है, ऑलमोस्ट सारी करें। अब दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो है, इसके 4 फेजेस होते हैं। G1 होता है, S होता है, G2 होता है और M फेज होता है। ये 4 फेजेस होते हैं। S फेज का पूरा नाम क्या होता है? S मतलब सिंथेटिक फेज। क्या सिंथेसाइज होता है, क्या बनता है? डीएनए बनता है। तो S फेज में डीएनए डबल होता है। वेरस M फेज माइटोसिस फेज है, इसमें डीएनए हाफ होता है, हम सबको पता है। अब G1 और G2 में G का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय G? G मतलब गैप, ग्रोथ नहीं कहते जी, गैप है। 2 गैप होते हैं, गैप 1, गैप 2। किसके लिए गैप है? डीएनए के लिए गैप है। मतलब इन फेजेस में ना डीएनए डबल हो रहा है, ना डीएनए हाफ हो रहा है, डीएनए रेस्ट कर रहा है, डीएनए पे कुछ नहीं हो रहा। बट इस फेज में भी सेल स्टेशनरी नहीं है, इनमें बाकी ऑर्गेनली डबल हो रहे। रिमेंबर, अगर हमें एक सेल से 2 बनाने हैं तो सब कुछ डबल तो चाहिए पहले उसमें। तो G1 फेज में कुछ ऑर्गेनली डबल हो जाती हैं, S में डीएनए डबल हो जाता है, बाकी ऑर्गेनली G2 में डबल हो जाती हैं। G2 के एंड में सब कुछ डबल था सेल में, फिर माइटोसिस होकर 2 सेल बन जाते हैं। ठीक। अब हम सेल साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर कोई दवाई डीएनए की फॉर्मेशन को रोक रही है, डीएनए का बनना रोक रही है, तो वो एस फेज स्पेसिफिक होगी, किसी और फेज पे काम नहीं करेगी, सिर्फ एस फेज पे काम करेगी। अगर कोई दवाई माइटोसिस रोक रही है तो वो एम फेज स्पेसिफिक हो। ठीक है? और अगर कोई दवाई डीएनए पे बाइंड कर रही है तो वो किस फेज में होगी? अगर कोई दवाई डीएनए पे बाइंड करती है तो वो किस फेज पे काम करेगी? डीएनए कौन से फेज में होता है? वेरी गुड, सारे फेज में होता है ना। एस में डबल हो रहा है, एम में हाफ हो रहा है, पर है तो सब में। तो जो दवाई डीएनए पे बाइंड करती है वो कभी भी कर सकती है। तो जो दवाई डीएनए पे बाइंड करती है दैट इज नॉन स्पेसिफिक, वो सेल साइकिल के किसी भी फेज पे काम कर सकती है। सो इस बेसिक चीज के साथ अब हम एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कैसे काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स का। एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। नॉर्मली हमें पता है कि डीएनए आपस में बात नहीं करते। हमारे एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम है, 46, और हर एक क्रोमोसोम में इतना सारा डीएनए। बट ये डीएनए आपस में बात नहीं करते, अपना अपना काम करते रहते हैं चुप के। शरीफ बच्चे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, ये डीएनए अपना काम कर रहा है, ये डीएनए अपना काम कर रहा है, आपस में कोई लेना देना नहीं। तो जब हम एल्काइलेटिंग एजेंट्स देते हैं तो नाम से क्या पता लग रहा है, ये डीएनए पे एल्काइल ग्रुप लगा देगा। एल्काइलेटिंग है तो ये डीएनए पे एल्काइल ग्रुप लगा देता है, डीएनए पे एल्काइल ग्रुप लगा देता है। वो इस डीएनए पे भी एल्काइल ग्रुप लगा देता है, एल्काइल ग्रुप लगा देता है, डीएनए पे एल्काइल ग्रुप लगा देता है, और ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, तो डीएनए आपस में जुड़ गए, इसको कहते हैं हम डाईमेराइजेशन, या डीएनए के डाइमर्स बन गए। तो जब एल्काइलेटिंग एजेंट्स देते हैं तो डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बन जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाइमर तो सेल में होते नहीं है नॉर्मल। जैसे ही सेल में डाइमर बने, सेल के एंजाइम्स को लगेगा कि ये तो खराब डीएनए या बाहर का डीएनए,
तो वो इमीडिएटली इस पे अटैक कर दें, ठीक है, इसको अटैक कर दें और सारा डीएनए डिस्ट्रॉय कर दें, और जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, डाइमर्स बन गए जिससे एंजाइम एक्टिवेशन हो गई, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन दिस है, और उन्होंने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब सेल की डेथ हो गई इससे, तो कैंसर ठीक हो गई। तो मैकेनिज्म क्या है, ये डीएनए पे अल्काइल ग्रुप लगा के दो डीएनए को जोड़ देते हैं, उससे सेल के एंजाइम उसको बाहर का सामान समझने लग जाते हैं और उसको अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्काइलेशन, सबसे कॉमनली ये अल्काइल ग्रुप किस जगह पे लगता है, व्हाट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्काइलेशन, ये आपको याद करनी है, N7 ऑफ गुआनिन। हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, सबको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और इसमें जो ग्वानिन है उसके 7th नाइट्रोजन पे लगता है अल्काइल ग्रुप सबसे कॉमनली, ठीक है। तो N7 ऑफ ग्वानिन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्काइलेशन, ओके। अब इसमें दवाइयां पढ़ते हैं, पहले कौन सी दवाइयां आती हैं, इसको दवाइयों को याद कैसे करोगे, वो कैसे करोगे कि इफ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल, ठीक है ना, अच्छा जेस्चर है, नहीं बस है तो भाई मेरी साइकिल ले जाओ, तो ये याद करते हैं हम अल्काइलेटिंग एजेंट्स, इफ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। तो इफ का मतलब है आई फॉस्फामाइड, आई फॉस्फामाइड, बस का मतलब है ब्यूसल्फान, नॉट का मतलब है नाइट्रोसोयूरियास, पीआर का मतलब है प्रोकार्बाजिन, टी है टीमोजोलोमाइड, टीमोजोलोमाइड, एम है मेलफेलान, और माइटोमाइसिन सी, और साइकिल का मतलब है साइक्लोफॉस्फामाइड। अब ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है जिनके हमने नाम लिखे, सारी एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह इनके भी 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं। कौन से 4 साइड इफेक्ट पढ़े थे हमने, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, ये सब में होता है, इनमें भी होता है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, ठीक। बट इस ग्रुप में 2 साइड इफेक्ट और हैं, ये 4 तो हैं ही हैं, इस ग्रुप में अल्काइलेटिंग एजेंट्स वाले ग्रुप में 2 साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा हैं, और वो कौन से 2 साइड इफेक्ट्स हैं, एक है सेकेंडरी ल्यूकीमिया, मतलब एक ल्यूकीमिया हमने ठीक किया या कुछ भी कैंसर ठीक किया तो इन्होंने दूसरा कैंसर कर दिया, सेकेंडरी ल्यूकीमिया। और दूसरा साइड इफेक्ट है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये परमानेंट इनफर्टिलिटी करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, परमानेंट इनफर्टिलिटी को स्टेरिलिटी बोलते हैं। और क्योंकि ये गोनैड्स को डैमेज करते हैं इसके कारण स्टेरिलिटी होती है, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं गोनैडोटॉक्सिक, गोनैडोटॉक्सिक। तो 2 साइड इफेक्ट एक्स्ट्रा हैं, एक है सेकेंडरी ल्यूकीमिया और दूसरा है स्टेरिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दी कॉमन साइड इफेक्ट्स, 4 कॉमन तो है ही हैं, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, वो तो सब में होता है, इनमें भी है, और 2 एक्स्ट्रा हैं पूरे ग्रुप में, सेकेंडरी ल्यूकीमिया और इनफर्टिलिटी, ओके। अब हम आते हैं इंडिविजुअल दवाइयों की स्पेशल पॉइंट, उससे भी पहले ये बताओ कि ये अल्काइलेटिंग एजेंट हैं, वो सेल साइकिल के कौन से फेज पे काम करें, कौन से फेज पे, वेरी गुड, क्या मैकेनिज्म है, डीएनए पे बाइंड करते हैं, और डीएनए पे बाइंड कब करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। सो ऑल द अल्काइलेटिंग एजेंट्स आर नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स, ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी फेज पे काम कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में खास बातें, सबसे पहले पहली और लास्ट दवाई आई फॉस्फामाइड और साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में। तो साइक्लोफॉस्फामाइड एंड आई फॉस्फामाइड, इन दवाइयों का मेटाबॉलिज्म होके 2 चीजें बनती हैं, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं एक्रोलिन, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं हम 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड। तो साइक्लोफॉस्फामाइड का मेटाबॉलिज्म होके 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड मिलता है, और आई फॉस्फामाइड का मेटाबॉलिज्म होके बनता है एल्डोफॉस्फामाइड।
तो इनका मेटाबॉलिज्म होके या तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह बनता है या एक्रोलिन बनता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, ये एंटी कैंसर है, जबकि ये जो है ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। ठीक, तो एक अच्छी चीज बनाता है, एक खराब चीज बनाता है। अब अच्छी चीज बन गई तो उससे तो कैंसर ठीक हो गया 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड से। जबकि एक्रोलिन जो है, एक्रोलिन बनने के बाद ये किडनी से फिल्टर होता है, किडनी से फिल्टर हुआ, यूरेटर में आया, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ गया। अब जैसे ही ये ब्लैडर में पहुंचता है तो ये ब्लैडर में कर देता है इन्फ्लेमेशन। ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। ये ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कर देता है, सिस्टाइटिस कहते हैं। और कई बार इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन कर देता है कि वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हिमेचुरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस पे एमसीक्यूज आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू का, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? पहला, कौन सी एंटी कैंसर ड्रग से हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है? वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड। बट आपको याद क्या करना है कि आईफॉस्फेमाइड में चांस ज्यादा है साइक्लोफॉस्फेमाइड से। इसका क्या मतलब है कि आईफॉस्फेमाइड की कोई भी डोज कर सकती है, बट साइक्लोफॉस्फेमाइड तभी करता है जब हाई डोज में देते हैं। ठीक है, तो आईफॉस्फेमाइड any dose can cause, but cyclophosphamide only at high dose cause hemorrhagic cystitis। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपाउंड करता है? आंसर इज एक्रोलिन। एक्रोलिन करता है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस हो गया तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ठीक करोगे? क्योंकि सिस्टाइटिस है, आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें पता है क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स। सो स्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। बट दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सी दवाई देंगे हेमरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए कौन सी देंगे? द आंसर इज मेसना। मेसना याद करना है आपको, वैसे फुल फॉर्म बता देता हूं अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, आना नहीं चाहिए। इट इज मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड। मरकैप्टो इथेन सल्फोनिक एसिड है मेसना। ये प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। रिमेंबर, मेसना को हम ओरल भी दे सकते हैं, हम इसको आईवी भी दे सकते हैं मेसना को। और मेसना कब देना है? आईफॉस्फेमाइड जब भी देते हैं तब देना है, क्योंकि आईफॉस्फेमाइड की कोई भी डोज हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकती है। बट जब साइक्लोफॉस्फेमाइड की हाई डोज देते हैं तब देना है। साइक्लोफॉस्फेमाइड की लो डोज के साथ जरूरत नहीं है। तो हाई डोज साइक्लोफॉस्फेमाइड और एनी डोज ऑफ आईफॉस्फेमाइड वी गिव मेसना। ठीक, तो ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड है, प्रिवेंशन के लिए मेसना है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हेमरेजिक सिस्टाइटिस के बारे में। क्या क्या बताए? नंबर 1, आईफॉस्फेमाइड से ज्यादा होता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड हाई डोज ही करता है सिर्फ। दूसरा, एक्रोलिन इज द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल। तीसरा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस अगर हो गया तो स्टेरॉइड दे देंगे और रोकने के लिए मेसना दे देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला दवाई, आईफॉस्फेमाइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड। और साइक्लोफॉस्फेमाइड में एक पॉइंट और याद करना है आपको, साइक्लोफॉस्फेमाइड करता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस पे। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस। अब क्वेश्चन ये है कि लंग फाइब्रोसिस जो है वो कौन कौन सी दवाइयां करती हैं? लंग फाइब्रोसिस करती है साइक्लोफॉस्फेमाइड, अभी अभी हमने लिखा साइक्लोफॉस्फेमाइड कर सकती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड के अलावा कौन करती है? कार्मस्टिन करती है, ब्यूसल्फान करती, मिथोट्रेक्सेट करती, अमियोडरॉन कर सकती और ब्लियोमाइसिन कर सकती। इंपॉर्टेंट दवाइयां जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं वो हमने लिखी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अमियोडरॉन जो है वो एंटी अरिथमिक है, बट इसके अलावा सारी एंटी कैंसर है। तो कई सारी एंटी कैंसर ड्रग्स हेमरेजिक सिस्टाइटिस सॉरी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम याद कैसे करेंगे कौन कौन सी करती हैं? याद करना बड़ा आसान है। इन सब के अंदर कोई व्हीकल का नाम है, व्हीकल का नाम है। जैसे इसमें साइकिल आ गया, ये कार आ गई, ये बस आ गई, ये मिथो ट्रक सेट है, इसमें ट्रक आ गया, मिथो ट्रक सेट। ठीक है, अमियो ड्रोन में ड्रोन आ गया, ड्रोन। ठीक है, और ये सारे के सारे व्हीकल दे ब्लो दी हॉर्न, हॉर्न ब्लो करते हैं ना, तो ये ब्लो मतलब ब्लियोमाइसिन हो गया।
तो सारे व्हीकल्स हॉर्न ब्लो करते हैं तो ब्लियोमाइसिन हो गया। तो ये सारी दवाइयाँ हेमरेजिक सिस्टेम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं, सारी की सारी दवाइयाँ पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकती हैं। ओके, तो ये हो गया साइक्लोफॉस्फेमाइड के बारे में खास बातें। हमने आईफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। ब्यूसल्फान हमने अभी भी पढ़ा। ब्यूसल्फान का नाम बस से स्टार्ट होता है, ये भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकता है और इसके नाम में वैसे भी लिखा है LF मतलब लंग फाइब्रोसिस, ये लंग फाइब्रोसिस करता है। ठीक? अब तीसरी दवाई आते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। नाइट्रोसोयूरिया दवाई का नाम नहीं है, ये ग्रुप का नाम है। नाइट्रोसोयूरिया के ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं जिसका भी नाम मस्टिन में खत्म होता है? कारमस्टिन, लोमस्टिन and C-mustine. Carmustine, lomustine and C-mustine are nitrosoureas. अब क्या है कि कई बार इनका एब्रीविएटेड फॉर्म एग्जाम में लिखा जाता है, जैसे कारमस्टिन को कई बार लिखते हैं बकनू, लोमस्टिन को लिखते हैं ककनू, C-mustine को लिखते हैं मिथाइल ककनू। अब ये बकनू ककनू मिथाइल ककनू है क्या? ये बेसिकली इनका पूरा केमिकल नाम है। जैसे बकनू जो है BCNU, इसका मतलब है बिस नाइट्रो इथाइल साइक्लोमिथाइल नाइट्रोसोयूरिया। याद नहीं करना, मुझे भी नहीं याद, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एब्रीविएशन आती है और उसके एंड में NU आता है तो मतलब वो नाइट्रोसोयूरिया की बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या पूछ लिया, NU मतलब नाइट्रोसोयूरिया। और नाइट्रोसोयूरियाज में सबसे खास बात क्या है कि ये करते हैं डिलेड बोन मैरो सप्रेशन। इनका क्या स्पेशल पॉइंट है? ये करते हैं डिलेड बोन मैरो सप्रेशन। डिलेड बोन मैरो सप्रेशन का क्या मतलब है? नॉर्मली जब कोई भी एंटी कैंसर ड्रग देते हैं और अगर उसको बोन मैरो सप्रेशन करना है तो यूजुअली हम कुछ टाइम के बाद, हफ्ते के बाद हम ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि RBC WBC प्लेटलेट काउंट कितनी है। अगर बोन मैरो सप्रेशन कोई दवाई करती है तो वो कम हो जाएगी, बट नाइट्रोसोयूरिया में ऐसा नहीं होता, इसमें डिलेड होता है, 1-2 महीने के बाद जाके बोन मैरो सप्रेशन होती है। तो डिलेड बोन मैरो सप्रेशन आती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कॉज डिलेड न्यूट्रोपीनिया? डिलेड न्यूट्रोपीनिया पूछते हैं, मतलब डिलेड बोन मैरो सप्रेशन हो गया, तो उसमें आंसर होता है मस्टेंस वाला, कारमस्टिन, लोमस्टिन, C-mustine। ओके, देन प्रोकार्बाजिन तो आप सबको पता है। प्रोकार्बाजिन जो है इट कैन कॉज डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कर सकता है, मतलब इनटॉलरेंस टू एल्कोहल। तो जो एल्कोहलिक्स हैं उनमें कभी भी प्रोकार्बाजिन नहीं स्टार्ट करना। टीमोजोलोमाइड जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ग्लायोमास के लिए। ब्रेन ट्यूमर है ग्लायोमास, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है टीमोजोलोमाइड। ओके, देन मेल्फेलान जो है ये यूज करते हैं हम मल्टीपल माइलोमा। मेल्फेलान को मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं। सबसे स्पेशल दवाई है माइटोमाइसिन सी। माइटोमाइसिन सी के 2 स्पेशल यूजेस हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं। कौन से 2 यूजेस हैं? एक, ये यूज करते हैं हम सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में, सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में, और दूसरा इसको यूज करते हैं सबग्लोटिक स्टेनोसिस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इन कंडीशन में यूज तो करते हैं बट कौन से रूट से देते हैं, किस रूट से देते हैं माइटोमाइसिन सी को? रूट है लोकल रूट, टॉपिकल रूट। सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में क्या करते हैं हम? यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में डाल देते हैं। क्लियर? तो इंट्रावेसाइकल रूट है इसका, आईवी नहीं देते, ध्यान रखना, इंट्रावेसाइकल है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं। और क्वेश्चन दे पूछते हैं कि सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर में और कौन सी दवाई है जिसको इंट्रावेसाइकल देते हैं, मतलब ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं यूरिथ्रा के थ्रू? यस, दूसरी दवाई है BCG। BCG को भी इंट्रावेसाइकल देते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर। ठीक, सिमिलरली सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में भी लोकली लगाते हैं। बेसिकली सपोज किसी को कैंसर हो गया हेड एंड नेक का, उसके कारण ग्लोटिस में स्टेनोसिस हो गई, तो हम क्या करेंगे? प्रॉब डाल के उस स्टेनोसिस को खोल देंगे, बट ज्यादातर केसेस में वो दोबारा हो जाएगी रीस्टेनोसिस, तो हम प्रॉब डाल के उसको खोलने के बाद उस जगह पे माइटोमाइसिन सी डाल देंगे, तो ये रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करती है। रीस्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए माइटोमाइसिन सी देती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट्स ग्रुप के दवाई। ओके, तो पहला ग्रुप हमारा हो गया एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अब हम आते हैं दूसरा ग्रुप। दूसरा ग्रुप है हमारा प्लेटिनम कंपाउंड्स का। प्लेटिनम कंपाउंड्स,
एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिस्प्लेटिन, इन सब के नाम में प्लेटिन आएगा क्योंकि प्लेटिनम कंपाउंड है। सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलिप्लेटिन। अब प्लेटिनम कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म जो है वो एग्जैक्टली एल्काइलेटिंग एजेंट्स वाला है। मतलब ये दो डीएनए को जोड़ देते हैं, डाइमर बना देते हैं। डाइमर नॉर्मली सेल में नहीं होते, इसलिए एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एग्जैक्टली सेम ही मैकेनिज्म है तो फिर हमने अलग ग्रुप क्यों बना दिया, उसी ग्रुप में रख देते। वो इसलिए क्योंकि डेफिनेशन से या नाम से क्या लगता है, एल्काइलेटिंग एजेंट एल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे ना डीएनए पे, ये प्लेटिनम ग्रुप अटैच करेंगे। बस सिर्फ जो ग्रुप अटैच होता है डीएनए पे वो अलग है, बाकी मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, बाइंडिंग साइट भी सेम है। रिमेंबर, ये भी N7 ऑफ गुआनिन पे बाइंड करते हैं। सो दैट मीन्स मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है एल्काइलेटिंग एजेंट्स वाला। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह ही ये भी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, मतलब किसी भी जगह पे बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए पे बाइंड करते हैं, किसी भी फेज में काम कर सकते हैं। और एल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह ही इनके भी दो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट है। देखो, चार तो कॉमन सबकी तरह है ही, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, ये तो है ही है। बट इनमें दो एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट होते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स वाले। कौन से दो हैं आप मुझे बताओ, कौन से दो हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स वाले? यस, एक है सेकेंडरी ल्यूकीमिया और दूसरा है इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। ठीक है, ये दो साइड इफेक्ट जो हैं वो इस ग्रुप के हैं और एल्काइलेटिंग एजेंट्स के हैं, बाकी एंटी कैंसर में नहीं होते, इन दो में होते। ओके, अब स्पेशल पॉइंट बाकी दवाइयों के बारे में। स्पेशल पॉइंट ये तो हो गया कॉमन पॉइंट। सिस्प्लेटिन जो दवाई है, सिस्प्लेटिन के बहुत वाइड स्पेक्ट्रम एंटी कैंसर ड्रग है, ज्यादातर कैंसर में दे सकते हैं, पर इसके एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तो सबकी तरह हो ही गए, मतलब 4 कॉमन हो गए और 2 अल्काइलेटिंग एजेंट्स वाले हो गए, बट 3 एक्स्ट्रा जो है उन पे साइड क्वेश्चन आता है। पहला साइड इफेक्ट क्या है सिस्प्लेटिन का, कि सिस्प्लेटिन कॉज वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। रिमेंबर, ये तो कोई भी दवाई कर सकती थी, बट इसमें खास बात क्या है कि इट इज मैक्सिमम मोस्ट एमिटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग पूछें तो सिस्प्लेटिन होता है। ठीक, इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है ये नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी डैमेज कर सकती है। और तीसरा है ये ऑटोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है। तो 3 स्पेशल साइड इफेक्ट हैं सिस्प्लेटिन के। इसमें से नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या चांस कम कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तरीका क्या है कि सिस्प्लेटिन देने से पहले उस आदमी को 1 लीटर नॉर्मल सलाइन चढ़ा दो, 1.5 लीटर नॉर्मल सलाइन चढ़ा दो। उससे क्या होगा कि नॉर्मल सलाइन चढ़ाने के बाद जब हम सिस्प्लेटिन चढ़ाएंगे तो सिस्प्लेटिन किडनी में डाइल्यूट हो जाएगी। जब डाइल्यूट होगी तो डैमेज कम करेगी। तो इस चीज को कहते हैं हम सेलाइन लोडिंग। सिस्प्लेटिन हमेशा सेलाइन लोडिंग के बाद देते हैं, मतलब पहले नॉर्मल सलाइन चला देंगे फिर सिस्प्लेटिन लगाएंगे। दूसरा, सिस्प्लेटिन को हमेशा स्लो आईवी इंफ्यूजन देना है, कभी भी फास्ट नहीं देना। अगर फास्ट देंगे तो किडनी डैमेज होने के चांस ज्यादा होंगे, स्लो देंगे तो नहीं होंगे। और तीसरा, एक दवाई दे सकते हैं जो इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करे, उसका नाम है एमीफॉस्टिन। एमीफॉस्टिन इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को रोकती है। और इसमें एमसीक्यू आता है, एमीफॉस्टिन और क्या रोकती है और कहां यूज करते हैं? ये रोकती है रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड जीरोस्टोमिया, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया, इसको भी प्रिवेंट करती है एमीफॉस्टिन। तो 3 तरीके से नेफ्रोटॉक्सिसिटी रोक सकते हैं, एक सेलाइन लोडिंग से, दूसरा स्लो देके और तीसरा एमीफॉस्टिन देके। तो ये सिस्प्लेटिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लेटिन के अलावा दूसरी दवाई इसमें जो है वो है ऑक्सैलिप्लेटिन। और ऑक्सैलिप्लेटिन जो है इसको मेनली यूज करते हैं हम कोलोरेक्टल कैंसर में। ऑक्सैलिप्लेटिन मेनली यूज्ड इन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप विच इज प्लेटिनम कंपाउंड्स। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स और प्लेटिनम कंपाउंड्स का मैकेनिज्म मोर और लेस सेम। ओके, अब हम आते हैं तीसरा ग्रुप जिसको हम कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स, तो नाम से पता लग रहा है ये क्या करेंगे, ये मेटाबॉलिज्म रोकेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स विल स्टॉप दी मेटाबॉलिज्म। बट मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड होना चाहिए कैंसर के लिए? ऑब्वियसली डीएनए फॉर्मेशन से होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन से होना चाहिए। तो ये जो दवाइयां हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन रोकती हैं।
और अगर ये डीएनए का फॉर्मेशन रोकती है तो कौन से फेज पे काम करेंगे? यस, एस फेज पे, क्योंकि उसी में तो डीएनए बन रहा था। तो ऑल द एंटी मेटाबोलाइट्स आर एस फेज स्पेसिफिक, सारे एस फेज के स्पेसिफिक होते हैं। ठीक, और इसमें हमारे 3 तरह की दवाइयां हैं। पहला जो फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को रोके, फॉलिक एसिड वाला। दूसरा जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म पे काम करे, और तीसरा जो पिरिमिडिन्स की तरह हो। ठीक, तो फॉलिक एसिड, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो पहले फॉलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था। 3 सब्सटेंस होते हैं, एक होता है टेरिडिन, दूसरा होता है पाबा, और तीसरा होता है ग्लूटामेट। ये 3 चीजें मिलके क्या बनाते हैं? फॉलिक एसिड, या हम जिसको कहते हैं डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। एंजाइम का नाम है फॉलिक एसिड सिंथेस। नाम से पता लग रहा है फॉलिक एसिड को बनाए। अब फॉलिक एसिड बन तो गया, बट ये इनएक्टिव होता है। इसका जो एक्टिव प्रोडक्ट है वो क्या होता है? फोलिनिक एसिड। सो फॉलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होके बनता है फोलिनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। और जो एंजाइम है वो है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज एंजाइम का नाम है। अब फोलिनिक एसिड एक्टिव है तो ये डीएनए बनाने के काम आ जाएगा। अब अगर हमने इस पाथवे को रोक दिया तो डीएनए बनेगा नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम पहला एंजाइम इनहिबिट कर दें तो क्या हम दवाई को एंटी कैंसर की तरह यूज कर सकते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेज इनहिबिटर को, क्योंकि डीएनए नहीं बने? पर द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो फॉलिक एसिड हम डाइट में खा रहे हैं वो तो डीएनए बनाता रहे। तो दैट मीन्स अगर हमने फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन रोकी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना वो खुददार होते हैं। बैक्टीरिया खुददार होता है, वो कहता है मैं अपना कमा के खाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा किसी से। ह्यूमंस नहीं होते। ह्यूमंस कहते हैं ठीक है भाई, बाहर से आ रहा है आने दो, हमें क्या है। तो डाइट वाली फॉलिक एसिड यूज कर सकते हैं ह्यूमन सेल, बैक्टीरियल सेल नहीं कर सकते। तो अगर हमने पहले एंजाइम को इनहिबिट किया तो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक सकते हैं, बट ह्यूमन सेल की ग्रोथ नहीं रोक सकते। बट अगर हमने दूसरे एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो फॉलिक एसिड जो डाइट में खाई वो भी एक्टिव नहीं हो पाई, तब हमारा सेल्स डीएनए बनाना बंद कर देंगे, तो कैंसर ठीक कर सकते हैं। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली दवाई का नाम है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट, इट इज अ ड्रग विच इनहिबिट दी डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज। तो पहले मीथोट्रेक्सेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। मीथोट्रेक्सेट जो है, मीथोट्रेक्सेट हमने पहले भी पढ़ा था। मीथोट्रेक्सेट के 2 अलग अलग इंडिकेशन में 2 अलग अलग मैकेनिज्म हैं। एंटी कैंसर की तरह जब हम यूज करते हैं तो इसका मैकेनिज्म होता है इट इनहिबिट डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज, ने पढ़ा था। बट मीथोट्रेक्सेट को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका मेन मैकेनिज्म होता है टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन। वहां पे मेन मैकेनिज्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिनोसिन को बढ़ाना, जबकि कैंसर में मैकेनिज्म है डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करना। ओके, अब मिथोट्रेक्सेट जो है सबसे पहले कौन से फेज पे काम करेगा? यस, एस फेज पे करेगा, क्योंकि ये सारा ग्रुप ही एस फेज पे करेगा। दूसरा, जो मिथोट्रेक्सेट जो है अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा? बेसिकली टॉक्सिसिटी में क्या होता है? कॉमन टू ऑल दी ड्रग्स, अब सारी दवाइयों की तरह क्या क्या, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, तो सब कुछ हो सकता है टॉक्सिसिटी में जो नॉर्मल होता है। बट व्हाट इज स्पेसिफिक टू मिथोट्रेक्सेट, जो बाकी दवाइयां नहीं करती सिर्फ मिथोट्रेक्सेट करती है? इस पाथवे को इनहिबिट किया तो क्या होगा? फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, और फॉलिक एसिड की कमी होने से क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो है वो मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में होता है। दूसरा, मिथोट्रेक्सेट इज हेपेटोटॉक्सिक, ये लिवर डैमेज भी कर सकता है। रिमेंबर, ये एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल साइड इफेक्ट, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, तो सब में होता है। और तीसरा, मिथोट्रेक्सेट की लॉन्ग टर्म यूज से पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो सकता है। रिमेंबर, ट्रक्सेट है ये, मिथोट्रक्सेट पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कर सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स को से बचें कैसे? टॉक्सिसिटी होगी मिथोट्रेक्सेट की, अब कैसे बचें? हमने सोचा कि मिथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को रोकता है, तो हमने पेशेंट को बोला भैया ज्यादा फॉलिक एसिड खा लो। अगर आदमी ने ज्यादा फॉलिक एसिड खाई तो क्या हम टॉक्सिसिटी रोक सकते हैं? आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि फॉलिक एसिड चाहे कितनी भी खा लो, जब वो एक्टिव ही नहीं हो रही तो फायदा क्या? तो मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी में फॉलिक एसिड काम नहीं आती। क्या काम आता है? फोलिनिक एसिड। तो मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी में फोलिनिक एसिड देते हैं। फोलिनिक एसिड का दूसरा नाम होता है ल्यूकोवोरिन और इसी का तीसरा नाम होता है सिट्रोवोरम। सो मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में फोलिनिक एसिड या ल्यूकोवोरिन या सिट्रोवोरम इज यूज्ड एज एंटीडोट। फॉलिक एसिड विल नॉट बी इफेक्टिव। ये हो गया इंपॉर्टेंट मिथोट्रेक्सेट के बारे में। अब मिथोट्रेक्सेट के आते हैं यूजेस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिथोट्रेक्सेट? हमें पता है मिथोट्रेक्सेट कहाँ यूज करते हैं? कैंसर में यूज करते हैं। मिथोट्रेक्सेट इज यूज्ड फॉर कैंसर। क्या है कैंसर? सी फॉर कोरियोकार्सिनोम, कोरियोकार्सिनोम। ए फॉर अक्यूट ल्यूकीमियास, अक्यूट ल्यूकीमिया। दोनों अक्यूट ल्यूकीमिया कौन कौन से? अक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। एएलएल और एएमएल दोनों में यूज कर सकते हैं। एन का मतलब है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। सी का मतलब है क्रॉन्स डिजीज। मिथोट्रेक्सेट इम्यूनो सप्रेसेंट भी है, ये क्रॉन्स डिजीज में यूज कर सकते हैं। ई का मतलब है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मिथोट्रेक्सेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज होता है। और आर का मतलब है रोमेटॉयड आर्थराइटिस, रोमेटॉयड आर्थराइटिस। इनमें से पहली कंडीशन दैट मींस कोरियोकार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस और लास्ट कंडीशन रोमेटॉयड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस। यूज तो बाकियों में भी कर सकते हैं बट कोरियोकार्सिनोमा में और रोमेटॉयड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये आपको पक्का याद होनी चाहिए, बाकी छोड़ दोगे चल जाएगा बट ये दो पक्का याद होनी चाहिए। कोरियोकार्सिनोमा में ड्रग ऑफ चॉइस है और रोमेटॉयड आर्थराइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे। पहला एंटी मेटाबोलाइट ग्रुप मिथोट्रेक्सेट। ठीक है, अब क्या हुआ कि मिथोट्रेक्सेट ने इसको इनहिबिट किया था। फिर हमने सोचा कि नई दवाइयां बना लेते हैं जो इसी पाथवे को इनहिबिट करती हैं, मतलब इसी एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। तो फिर हमने न्यू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर्स बनाए, इसी मिथोट्रेक्सेट के ग्रुप में न्यू ड्रग्स बनाई और दो नई दवाइयां हैं हमारे पास। एक है पेमीट्रेक्सेट, पेमीट्रेक्सेट और दूसरी है प्रालाट्रेक्सेट, पेमीट्रेक्सेट और प्रालाट्रेक्सेट, ट्रेक्सेट। पेमीट्रेक्सेट आप याद कर लो, ये यूज होती है ME मतलब मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियोमा में वी यूज पेमीट्रेक्सेट। और प्रालाट्रेक्सेट कहाँ यूज होती है? इसका भी नाम में लिखा है पेरिफेरल लिम्फोमा ऑफ टी सेल्स। तो प्रालाट्रेक्सेट इज यूज्ड फॉर पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा, पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा में यूज होती है प्रालाट्रेक्सेट और मीजोथेलियोमा में यूज होती है पेमीट्रेक्सेट। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एंटी मेटाबोलाइट मिथोट्रेक्सेट वाला ग्रुप, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज इनहिबिटर। ओके, अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप और तीसरे ग्रुप पे, एक साथ पढ़ लेते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी दवाई का केमिकल स्ट्रक्चर प्यूरिन जैसा है या पिरिमिडिन जैसा है तो डीएनए पॉलीमरेज कंफ्यूज हो जाएगा। वो नॉर्मल प्यूरिन और पिरिमिडिन को उठाने की जगह पे दवाई को उठा के ले जाएगा, डीएनए का बनना बंद हो जाएगा। बेसिकली ये जो दवाइयां हम पढ़ने जा रहे हैं दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और सिंपली डीएनए की फॉर्मेशन को रोकती हैं। इसलिए कौन से फेज पे काम करेंगे? एस फेज पे काम करेंगे। Okay? अब डीएनए में प्यूरिन्स कौन सी होती है नॉर्मली? यस, कौन कौन सी प्यूरिन्स होती हैं? एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स होती हैं डीएनए। और डीएनए में पिरिमिडिन्स कौन सी होती हैं? साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन एंड थाइमिन आर पिरिमिडिन्स इन द डीएनए। अगर आपको याद करने में कष्ट होता है कि कौन सी प्यूरिन है कौन सी पिरिमिडिन है, बहुत आसान है। पिरिमिडिन के नाम में वाई आता है ना, पाइरिमिडिन। सिमिलरली जिसके नाम में वाई आता है साइटोसिन, थाइमिन, दे आर पिरिमिडिन्स। जिसमें नहीं आता वो प्यूरिन्स। अब कौन सी दवाइयों का केमिकल स्ट्रक्चर प्यूरिन जैसा है? ये है हमारे पास 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोगुआनिन, 6 थायोगुआनिन, क्लैड्रिबिन एंड फ्लूड्राबिन।
ये इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जिनका केमिकल स्ट्रक्चर प्यूरिन्स जैसा है, ठीक है। अब सारे एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह इनके भी 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं। बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया, वो तो सब में ही होता है। अब इनमें स्पेसिफिकली क्या खास बातें हैं? जो पहली 2 दवाइयां हैं, 6-mercaptopurine और 6-thioguanine, ये लीवर डैमेज करती हैं। पहली 2 दवाइयां जो हैं वो हिपैटोटॉक्सिक हैं। 6-mercaptopurine, 6-thioguanine आर हिपैटोटॉक्सिक। जो तीसरी दवाई है क्लैड्रिबिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है हेयरी सेल ल्यूकीमिया के लिए। हेयरी सेल ल्यूकीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस है क्लैड्रिबिन। क्लैड्रिबिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेयरी सेल ल्यूकीमिया। जबकि फ्लूड्राबिन जो है, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। याद करना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लैड्रिबिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है हेरी सेल ल्यूकीमिया के लिए, और फ्लूड्राबिन ड्रग ऑफ चॉइस है सीएलएल के लिए, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया के लिए। अब ये जो पहली दवाई थी 6-mercaptopurine, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये जो इनएक्टिव होती है, वो एक एंजाइम से होती है जिसका नाम है xanthine ऑक्सीडेज। xanthine ऑक्सीडेज मेक 6-mercaptopurine इनएक्टिव। हाँ, जो आप सोच रहे हो ये वही एंजाइम है जो ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये वही एंजाइम है जो ज़ैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और हमने कई बार बोल दिया कि सारी एंटी कैंसर ड्रग्स हाइपरयूरिसीमिया कर सकती। रिमेंबर, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। तो अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग देंगे तो हमें रिस्क है हाइपरयूरिसीमिया हो जाए। तो उस हाइपरयूरिसीमिया को कैसे रोक सकते हैं? इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो। और कौन सी दवाई करती है? ये सबको पता है, एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल नॉर्मली xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, और हम एंटी कैंसर ड्रग के साथ दे देते हैं ताकि हाइपरयूरिसीमिया ना हो। अब सपोज एंटी कैंसर ड्रग थी 6-mercaptopurine और साथ में हमने दे दिया एलोप्यूरिनोल, तो क्या होगा? एलोप्यूरिनोल xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी तो इसका मेटाबॉलिज्म भी तो रुक जाएगा। जब 6-mercaptopurine मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो इसका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाए, और जब प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो इसने बोन मैरो सप्रेशन कर देनी। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो क्या करेंगे? तो जा तो एलोप्यूरिनोल दो मत, बट अगर एलोप्यूरिनोल देना जरूरी है तो 6-mercaptopurine की डोज को कम कर दो। डिक्रीज द डोज ऑफ 6-mercaptopurine। यूजुअली हम इसकी डोज 1/4 कर देते हैं, जितनी डोज नॉर्मल होती है उसका चौथा हिस्सा देते हैं अगर एलोप्यूरिनोल साथ में दिया है तो। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द प्यूरिन एनालॉग्स। ठीक, अब आते हैं pyrimidine जैसी दवाई, ड्रग सिमिलर टू pyrimidines। ये है हमारे पास 5-fluorouracil, 5-fluorouracil, कैपेसिटाबिन, जेमसिटाबिन एंड साइटाराबिन। 5-fluorouracil, कैपेसिटाबिन, जेमसिटाबिन एंड साइटाराबिन, ये pyrimidine एनालॉग्स हैं। pyrimidine जैसे हैं, वही सेम मैकेनिज्म है। डीएनए पॉलीमरेज कंफ्यूज हो जाएगा, डीएनए बनना बंद हो जाएगा। अब डीएनए नहीं बन रहा तो एस फेज पे काम करेंगे ये भी। ठीक है, तो सारी दवाइयों की तरह इनके भी 4 साइड इफेक्ट्स हैं, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। अब स्पेशल चीजें क्या हैं? जो पहली 2 दवाइयां हैं 5-fluorouracil एंड कैपेसिटाबिन, इनमें एक स्पेशल साइड इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम। हैंड एंड फुट सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय 5-fluorouracil एंड कैपेसिटाबिन। बेसिकली नाम से पता लग रहा है, इसमें हैंड मतलब हाथ और फुट मतलब पैर। हाथों में और पैरों में रेडनेस हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल लाल लाल दिखेंगे पाम्स और सोल्स। ठीक है, उसको कहते हैं हैंड एंड फुट सिंड्रोम। इनफैक्ट जो कैपेसिटाबिन है, इसको ओरल देते और इसका मेटाबॉलिज्म होके 5-fluorouracil बनता है, तभी काम होता है। मतलब ये ओरल प्रोड्रग है 5-fluorouracil। ओके, जेमसिटाबिन जो है ये पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। जेमसिटाबिन ड्रग ऑफ चॉइस है कार्सिनोमा पैनक्रियास के लिए। और जो साइटाराबिन है, इसके नाम में लिखा है सी मतलब सेरेबेलर साइड इफेक्ट्स। इसमें सेरेबेलम अफेक्ट होता है, और हम सबको पता है सेरेबेलम में हम पढ़ रहे हैं कि सेरेबेलम टू मेंटेन दी बैलेंस, सेरेबेलम आपका बैलेंस बना के रखता है। तो अगर सेरेबेलम अफेक्ट हो गया तो क्या होगा? बैलेंस खराब हो जाएगा। तो क्या सिम्टम्स होंगे? एटेक्सिया,
निस्टैगमस, वर्टाइगो, ये सब सिम्टम्स होंगे सेरेबेलर प्रॉब्लम्स के कारण। ओके, तो ये हो गया हमारा पिरिमिडिन एनालॉग्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबोलाइट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी मेटाबोलाइट। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वर्क ऑन एस फेज ऑफ सेल साइकिल और विच द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट वर्क ऑन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो इन दवाइयों के नाम कैसे याद रखें। हमें मिथोट्रेक्सेट सबको याद रहता है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मिथोट्रेक्सेट तो फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म रोकता है, उसके कारण डीएनए नहीं बनता। बट इनको कैसे याद करें, तो आप कैसे याद करोगे, बड़ा आसान है। इनके नाम में प्यूरिन या पिरिमिडिन आएगा, ध्यान से देखो। 6 मरकैप्टोप्यूरिन में प्यूरिन है, थायोग्वानिन में ग्वानिन है, फ्लोरोयूरासिल में यूरासिल है। तो अगर नाम में प्यूरिन या पिरिमिडिन आ गया तो मतलब डीएनए को रोक रहे, हो गया यार। अगर नहीं आया नाम में तो जस्ट नोट करो कि इनका नाम बिन में खत्म होता है, बिन में, बिन 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 मतलब बिन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं बिन तेरे, तो बिन मेटाबॉलिज्म, बिन मेटाबॉलिज्म मींस विदाउट मेटाबॉलिज्म मतलब एंटी मेटाबोलाइट। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया हमारा तीसरा ग्रुप एंटी कैंसर ड्रग्स का, एंटी मेटाबोलाइट। ओके, अब हम आते हैं चौथे ग्रुप पे। चौथा ग्रुप है ड्रग्स एक्टिंग ऑन माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल पे काम करने वाली दवाइयां। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइटोटिक स्पिंडल कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक, तो ये हमारा एक सेल है, एक सेल है। इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड होना है। G2 फेज के एंड में इस सेल में सब कुछ डबल हो गया, डीएनए भी डबल हो गया, सारे ऑर्गेनेल्स भी डबल हो गए। अब हमें इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, बट हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों पार्ट को बराबर बराबर डीएनए मिले। बराबर जो दो सेल बनेंगे डीएनए तो उसमें एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब चुनौती ये है कि डीएनए को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में कैसे डिवाइड करें कि दो सेल्स को अलग अलग डीएनए दें। इसके लिए क्या होता है, जो सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं वो दो पोल्स पे जाते हैं, तो अलग अलग पोल पे सेंट्रियोल चले, और इस सेंट्रियोल के ऊपर बनता है स्पिंडल। कैसे बनता है स्पिंडल, सेंट्रियोल के ऊपर एक स्पिंडल बनता है, एक लेयर बनती है ऐसे, सेंट्रियोल के ऊपर एक स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ऐसे, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंट्रियोल के ऊपर ऐसे, स्पिंडल बनता है ऐसे। बेसिकली ये स्पिंडल क्या है, ये जो एक प्रोटीन का बना है उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन, यहाँ पर जो ट्यूबुलिन है वो इतनी सी होती है जितना मैंने बनाया, छोटी सी होती है ट्यूबुलिन। जब ये इतनी छोटी है तो ये पूरा स्पिंडल कैसे बनाएगी। इसका मतलब तो सिंपल है कि बहुत सारे ट्यूबुलिन के मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, ट्यूबुलिन के बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जुड़ के एक पूरा स्पिंडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्पिंडल बनाने का मतलब सिंपल है, पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन, मतलब ट्यूबुलिन के मोनोमर्स पॉलीमराइज हुए आपस में जुड़े तो स्पिंडल बना। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन इज इक्वल टू पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन। अब स्पिंडल बन गया, स्पिंडल बनने के बाद जो क्रोमोसोम्स थे डबल हो चुका था ना क्रोमोसोम, दो दो पार्ट, तो वो क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं इसके बिल्कुल सेंटर में। इसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन में स्पिंडल जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो गए सेंटर में, क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए ऐसे। ठीक, जब क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए, अब हमें इस क्रोमोसोम में दो इक्वल हाफ चाहिए, दो इक्वल हाफ चाहिए क्योंकि डीएनए बराबर डिवाइड करना है। तो ये जो क्रोमोसोम है बिल्कुल सेंटर से डिवाइड होता है, क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर से डिवाइड होता है, यहां से सेंटर से डिवाइड होता है, बिल्कुल सेंटर से। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है डीएनए। ठीक है, जब क्रोमोसोम टूटा तो जहां पे ट्यूबुलिन था वो भी टूट जाता है। तो ट्यूबुलिन टूट गया तो आधा क्रोमोसोम इधर गिर गया, आधे क्रोमोसोम इधर गिर गया, आधा क्रोमोसोम इधर गिर गया। ठीक, तो दैट मीन्स सेल के दो अलग अलग जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए अकोमुलेट हो गए। तो अब हम सेल को डिवाइड कर देंगे सेंटर से, दो इक्वल सेल बन गए। तो इस सारी कहानी में हमारा क्रक्स क्या है, हमारा क्रक्स ये है कि अगर हम सेल को डिवाइड करना चाहते हैं, माइटोसिस करना चाहते हैं, तो पहला स्पिंडल का बनना जरूरी है, फिर स्पिंडल का टूटना जरूरी है। ठीक, तो अगर स्पिंडल नहीं बना तो भी सेल डिवाइड नहीं होगा,
और अगर स्पिंडल नहीं टूटा तो भी सेल डिवाइड नहीं होगा, और यही चीजें हम टारगेट कर सकते हैं। तो हम एंटी कैंसर दवाइयां दो तरीके की बना लेते हैं, एक जो स्पिंडल का फॉर्मेशन रोक दे, एक जो ब्रेक डाउन रोक दे। तो अगर स्पिंडल नहीं बना जा, नहीं टूटा, तो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, सेल डिवाइड नहीं करेगा तो कैंसर ठीक हो जाए। तो एंटी कैंसर ड्रग्स हमारी दो तरह की हो सकती हैं, एक जो स्पिंडल का फॉर्मेशन रोके और दूसरा जो स्पिंडल का ब्रेक डाउन रोके। वी कैन इनहिबिट फॉर्मेशन, वी कैन इनहिबिट ब्रेक डाउन। फॉर्मेशन को रोकने वाली जो दवाई है उसका नाम है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन फॉर्मेशन को रोकती, जबकि ब्रेकडाउन को रोकने वाली दवाई का नाम है पैक्लीटैक्सेल। पैक्लीटैक्सेल ब्रेकडाउन को रोकती है। अब इसको याद कैसे करें कि कौन सी फॉर्मेशन रोकती है, कौन सी ब्रेकडाउन रोकती है? बहुत आसान है, नाम में ही लिखा है, इनके नाम में ही बिन लिखा है। बिन मतलब बिन स्पिंडल, स्पिंडल बनेगा ही नहीं, बिना स्पिंडल के रह जाएगा सेल। और पैक्लीटैक्सेल के नाम में लिखा है पैक, मतलब स्पिंडल बन गया तो उसको पैक करके रख दिया, जब उसको पैक करके रख दिया तो टूटेगा नहीं। ठीक, तो पैक्लीटैक्सेल ने पैक करके रख दिया स्पिंडल को, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन तो बिना स्पिंडल के रखे। ठीक, तो ये हो गया याद। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है कि विनक्रिस्टिन, सिर्फ विनक्रिस्टिन, पूरा ग्रुप नहीं, सिर्फ विनक्रिस्टिन एक एक्सेप्शन है। अभी तक हमने बताया था कि सारी साइटोटॉक्सिक ड्रग बोन मैरो सप्रेशन करती है, सारी करती हैं, बट विनक्रिस्टिन नहीं करती है। तो विनक्रिस्टिन को हम कहते हैं मैरो स्पेयरिंग एंटी कैंसर ड्रग। विनक्रिस्टिन मैरो स्पेयरिंग है, ये बोन मैरो सप्रेशन नहीं करती है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट याद करना है, सिर्फ विनक्रिस्टिन, ग्रुप नहीं है, विनब्लास्टिन करती है, विनक्रिस्टिन नहीं करती। सिर्फ विनक्रिस्टिन है एक्सेप्शन, मैरो स्पेयरिंग है, बोन मैरो सप्रेशन नहीं करती। पर ये वाला जो ग्रुप है, मतलब विनक्रिस्टिन भी विनब्लास्टिन भी, ये दो साइड इफेक्ट्स करते हैं, एक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और दूसरा है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। दैट मीन्स एक तो पेरिफेरी में काम करते हैं, न्यूरोपैथी कर देते हैं, दूसरा ब्रेन में काम करते हैं, एडीएच निकाल देते हैं, SIADH एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जबकि पैक्लीटैक्सेल का जो मेजर साइड इफेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी। एलर्जी इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ पैक्लीटैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे माइटोटिक स्पिंडल वाले। तो ये सारी दवाइयां कौन से फेज में काम करेंगी? वेरी गुड, एम फेज में, क्योंकि जो भी स्पिंडल फॉर्मेशन रोकेगा वो एम फेज में काम करेगा, क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है एम फेज में। तो आपको सिर्फ यही दो ग्रुप याद करने हैं, एक एस फेज वाले, एक एम फेज वाले, बाकी सबको डाल देना नॉन स्पेसिफिक में। ठीक, तो एम फेज पे काम करती हैं स्पिंडल वाली। कौन कौन सी दवाइयां पड़ी? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन और पैक्लीटैक्स। अब इसी ग्रुप में न्यू ड्रग्स आ गई, न्यू ड्रग्स जो कि माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन को या ब्रेकडाउन को रोके। और न्यू ड्रग्स में एग्जांपल है हमारी एरीब्यूलिन, एरीब्यूलिन, इग्जाबैपिलोन और एस्ट्रामस्टिन। ये सारे भी एम फेज स्पेसिफिक हैं, सारे एम फेज स्पेसिफिक हैं, और आप नाम से याद कर सकते हो, इन दोनों के नाम में बी आता है, एरीब्यूलिन और इग्जाबैपिलोन में बी का मतलब है ये दोनों ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में देते हैं। जबकि एस्ट्रामस्टिन जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए, एस्ट्रामस्टिन प्रोस्टेट कैंसर के लिए है, एरीब्यूलिन और इग्जाबैपिलोन ब्रेस्ट कैंसर के लिए हैं। और ये तीनों दवाइयां जो हैं वो एम फेज पे काम करती हैं, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन माइटोटिक स्पिंडल, नंबर 4 ग्रुप हो गया। ओके, देन आते हैं नंबर 5 ग्रुप, उनका नाम है टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स। अब टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स काम क्या करता है? टोपोआइसोमेरेज वही काम करता है जो बैक्टीरिया में डीएनए गायरेज करता है। क्या करता है डीएनए गायरेज? अनकॉइलिंग। रिमेंबर, जो स्ट्रेट एंड्स होते हैं डीएनए, सिर्फ उन्हीं पे रेप्लिकेशन हो सकता है। तो एंड्स को स्ट्रेट करने के लिए हम डीएनए को रस्सी की तरह खींच देते हैं। जब हम रस्सी की तरह खींचते हैं तो नीचे तो स्ट्रेट हो जाता है, बट ऊपर क्या होता है? सुपर कॉइल हो जाता है। तो अब एंजाइम आता है डीएनए गायरेज बैक्टीरिया में और टोपोआइसोमेरेज ह्यूमंस। ये डीएनए को काट के उल्टा घुमा के जोड़ देता है ताकि अनकॉइलिंग हो जाए और हम रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर सकें। तो अगर हमने डीएनए गायरेज को इनहिबिट किया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, तो एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोलॉन्स करते हैं। ऐसे ही अगर डीएनए टोपोआइसोमेरेज को इनहिबिट कर दिया तो ह्यूमन सेल ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हम एंटी कैंसर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब डीएनए टोपोआइसोमेरेज होते हैं वो दो मेजर तरह के होते हैं, एक टोपोआइसोमेरेज 1 और दूसरा टोपोआइसोमेरेज 2। हम दोनों में से किसी को भी इनहिबिट कर दें तो डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगी। टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करने वाली दवाई का नाम है आइरिनोटिकेन और टोपोआइसोमेरेज 2 को इनहिबिट करने वाली दवाइयों के नाम हैं, एक है इटोपोसाइड और दूसरी है एंथ्रासाइक्लिन्स। इटोपोसाइड एंड एंथ्रासाइक्लिन्स। अब आइरिनोटिकेन आप नाम से याद कर लोगे, इसका नाम आई से शुरू होता है और 1 भी आई जैसा लगता है, तो आइरिनोटिकेन टोपोआइसोमेरेज 1 को इनहिबिट करता है। सारी एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह इसके भी 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। बट इसमें एक स्पेशल साइड इफेक्ट है, वो है कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। ये कोलिनर्जिक सिम्टम्स करता है, कोलिनर्जिक सिम्टम्स, एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन वाले सिम्टम्स जैसे सैलिवेशन होगी, सिक्रीशंस बढ़ गई, मियोसिस हो गई, सारे जो भी कोलिनर्जिक ड्रग्स करती है। अब ये यूज कहाँ करते हैं? मेनली इसको यूज करते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, मेनली कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में यूज करते हैं आइरिनोटिकेन। अब आते हैं दूसरा ग्रुप, इटोपोसाइड। इटोपोसाइड के नाम में ही लिखा है, क्या नाम में लिखा है? टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर। टोपो लिखा है नाम में, तो ये टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर है। अब इसका नाम आई से शुरू नहीं होता तो मतलब 1 को नहीं करता, दैट मींस 2 को करता है, तो इटोपोसाइड टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर है, मैकेनिज्म लिखा है नाम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इटोपोसाइड भी सेकेंडरी ल्यूकीमिया करता है। याद है आपको पहले कौन से ग्रुप में पढ़ा था जो सेकेंडरी ल्यूकीमिया करते हैं? यस, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स भी सेकेंडरी ल्यूकीमिया करते हैं, इटोपोसाइड भी करता है। बट जो इटोपोसाइड सेकेंडरी ल्यूकीमिया करता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट वाला सेकेंडरी ल्यूकीमिया था वो होने में लग जाते हैं 4 से 5 साल, इमीडिएटली नहीं होता, 4-5 साल बाद होता है, जबकि इटोपोसाइड वाला 1-2 साल बाद ही हो जाता है। मतलब जो सेकेंडरी ल्यूकीमिया इसने किया दैट इज अर्ली इन ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट सेकेंडरी ल्यूकीमिया करता है, जल्दी हो जाता है, 4-5 साल की जगह 1-2 साल में हो जाता है। दूसरा, इसमें कोई भी प्रीसीडिंग माइलोडिस्प्लास्टिक स्टेज नहीं होती, माइलोडिस्प्लास्टिक स्टेज इज एब्सेंट। इसका क्या मतलब है कि जब हम एल्काइलेटिंग एजेंट दिया, हमने किसी कैंसर को ठीक करने के लिए एल्काइलेटिंग एजेंट दिया और उसके 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद हमने बोन मैरो एग्जामिनेशन किया और उसमें हमें मिल गया माइलोडिस्प्लेसिया, तो मतलब ये प्रीसीडिंग स्टेज है कि अब इसको एक्यूट जो ल्यूकीमिया है, सेकेंडरी ल्यूकीमिया वो होने वाला है, जबकि इटोपोसाइड में ऐसा होता ही नहीं। इटोपोसाइड क्या करता है? सीधा कर देता है, कोई माइलोडिस्प्लास्टिक स्टेज नहीं है, सीधा ल्यूकीमिया होता है। तो इसको याद कैसे करोगे? इसके नाम में लिखा है, ई का मतलब है अर्ली सेकेंडरी ल्यूकीमिया, अर्ली ऑनसेट, जल्दी करते हैं। और दूसरी चीज याद कैसे करोगे कि इसको इतनी जल्दी लगी है ल्यूकीमिया करने की, ये कहता है कि माइलोडिस्प्लेसिया को छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है, सीधा ल्यूकीमिया करूंगा। ठीक है, तो इटोपोसाइड सीधा ल्यूकीमिया करता है, माइलोडिस्प्लेसिया नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा इटोपोसाइड। देन है एंथ्रासाइक्लिन्स। एंथ्रासाइक्लिन वाले ग्रुप में जो दवाइयां हैं उनके नाम है डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन एंड एपीरुबिसिन। एंथ्रासाइक्लिन्स जो हैं इनमें स्पेशल पॉइंट क्या याद करना है कि सारी एंटी कैंसर ड्रग्स की तरह ये भी 4 साइड इफेक्ट करती हैं, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। बट स्पेशल क्या करती हैं ये करती हैं हार्ट को डैमेज, ये कार्डियोटॉक्सिक हैं, कार्डियोटॉक्सिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, एंथ्रासाइक्लिन्स कार्डियोटॉक्सिक है। बेसिकली क्या होता है कि एंथ्रासाइक्लिन जब हम देते हैं तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करती है और वो फ्री रेडिकल हार्ट को डैमेज करता है। क्या करता है हार्ट में? या तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कर देता है या फिर अरिथमियाज भी कर सकता है। तो ये फ्री रेडिकल के कारण होता है, हार्ट फेलियर और अरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं, कार्डियोटॉक्सिक हैं। इसलिए एंथ्रासाइक्लिन्स हम हार्ट की बीमारी जिसको उसको नहीं देते, पर्टिकुलरली किसी को सीएचएफ है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो उसमें एंथ्रासाइक्लिन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, अब याद कैसे करेंगे? याद करना आसान है, इनका नाम डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन का नाम डी से स्टार्ट होता है, डी का मतलब है दिल, तो ये दिल को अफेक्ट करती हैं, दिल को अफेक्ट करती हैं, कार्डियोटॉक्सिक।
और भी ज्यादा इजी है, अगर देखो इनके नाम में रूबी आता है, इनके नाम में रूबी आता है, तो मतलब रूबी दिल तोड़ जाती, रूबी दिल तोड़ गई तो दिल डैमेज हो गया, कार्डियोटॉक्सिक हो गई। अब इनकी कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक दवाई देते हैं जिसका नाम है डेक्सराजोक्सेन। डेक्सराजोक्सेन एक दवाई है जो कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के काम आती है। किसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी? एंथ्रासाइक्लिन्स की। ये फ्री रेडिकल्स को है, ये फ्री रेडिकल को हटा देगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं होगी। अब इसी ग्रुप में एक और साइड इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम का मतलब क्या है? सपोज किसी को हेड एंड नेक कैंसर हो गया और हमने उस कैंसर को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी दी, रेडिएशन थेरेपी दी, ठीक। रेडिएशन थेरेपी होगी पूरी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई, बट कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो हमने फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी जिसमें एंथ्रासाइक्लिन्स थे, डॉक्सोरोबिसिन वगैरह थे। तो जब हमने डॉक्सोरोबिसिन स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि जहां जहां रेडियोथेरेपी मिली थी सिर्फ वहां वहां पे रिएक्शन हुआ, वहां पे रेडनेस वगैरह होगी, स्वेलिंग वगैरह होगी। तो आप याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि इस जगह पे रेडियोथेरेपी मिली थी। इसको कहते हैं रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम। सो यू कैन रिकॉल दैट दिस एरिया हैज रिसीव्ड द रेडियोथेरेपी। इसको आप याद कैसे करोगे कि रूबी दिल तोड़ गई थी? अगर रूबी दिल तोड़ गई तो बार बार याद तो आएगी, याद आएगी कि दिल तोड़ा था किसी ने, तो याद आएगी, मतलब रिकॉल। तो रेडिएशन रिकॉल सिंड्रोम ये होता है एंथ्रासाइक्लिन्स। ओके, तो ये हो गया हमारे टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर्स। अब हम आते हैं मिसलेनियस ड्रग्स, मतलब बची खुची दवाइयां। बची खुची दवाई, बची खुची दवाइयों में सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई बचती है वो है ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन, अब ब्लियोमाइसिन में खास बात क्या है कि ब्लियोमाइसिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए बॉडी में एंजाइम्स है। उस एंजाइम का नाम है ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज। ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज एक एंजाइम है जो ब्लियोमाइसिन को तोड़ता है, और ये एंजाइम पूरी बॉडी में पड़ा है। बट दो जगह पे इस एंजाइम की कमी है, डेफिशिएंसी है। ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज इज डेफिशिएंट एट टू प्लेसेस। कौन सी? एक स्किन में और दूसरा लंग्स में। स्किन में और लंग्स में ब्लियोमाइसिन हाइड्रोलेज कम होता है, इसलिए इन जगह पे इसका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से नहीं हो पाता, ये जमा हो जाती है और टॉक्सिसिटी करती है। क्या टॉक्सिसिटी करती है? स्किन में जो साइड इफेक्ट है उसका नाम है फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन। फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन का क्या मतलब है कि फ्लैजेला की तरह लंबे लंबे लाइनों जैसी पिगमेंटेशन हो जाएगी, ऐसे काली काली पिगमेंटेशन, लंबी लंबी लाइनें जैसे फ्लैजेला होता है, तो इसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन। और लंग्स में क्या करता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस वो हमने याद ही कर लिया था कि साइकिल, बस, ट्रक वगैरह ब्लो दी हॉर्न, ब्लो मतलब ब्लियोमाइसिन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है। तो फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन और पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है ब्लियोमाइसिन से। बट खास बात क्या याद करनी है कि ये बोन मैरो सप्रेशन नहीं करता, ये मैरो स्पेयरिंग एंटी कैंसर ड्रग है। तो दूसरी दवाई मैरो स्पेयरिंग, पहली कौन सी पढ़ी थी हमने? पहली कौन सी पढ़ी थी? यस, हमने पढ़ी थी पहली विनक्रिस्टिन, दूसरी है ब्लियोमाइसिन। तो विनक्रिस्टिन एंड ब्लियोमाइसिन आर मैरो स्पेयरिंग। अब दूसरी एंटी कैंसर ड्रग जो आपको पढ़नी है वो है एल एस्पेराजिनेस। एल एस्पेराजिनेस, तो इसके नाम से क्या पता लग रहा है? एज का मतलब जिस भी दवाई का नाम एज में खत्म होता है वो एक एंजाइम होती है। अब इसका नाम है एस्पेराजिनेस, तो क्या करता होगा? एस्पेराजिन को तोड़ता होगा। एस्पेराजिन क्या है? अमाइनो एसिड। तो अगर हमने अमाइनो एसिड को तोड़ दिया तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगी। तो एल एस्पेराजिनेस का मैकेनिज्म क्या है? इट इनहिबिट दी प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करता है एल एस्पेराजिनेस। कहाँ यूज करते हैं? एल एस्पेराजिनेस का जो मेन यूज है दैट इज अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ALL। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आसान लग रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एल एस्पेराजिनेस इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन देते हैं ALL, AML, CLL, CML। हो गया कंफ्यूज? अब कैसे याद करोगे? नाम में लिखा है, नाम में क्या लिखा है? अक्यूट
लिम्फोइड। कौन से ल्यूकीमिया में यूज करते हैं? अक्यूट लिम्फोइड, मतलब ALL में यूज करते हैं एल एस्पेराजिनेस। इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है एल एस्पेराजिनेस का? साइड इफेक्ट जो हैं, वन इज एलर्जी एंड सेकेंड इज अक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। दो मेजर साइड इफेक्ट हैं, एलर्जी और पेनक्रिएटाइटिस, और वो भी नाम में लिखे हैं, P फॉर पेनक्रिएटाइटिस, A फॉर एलर्जी। ये पेनक्रिएटाइटिस करता है और एलर्जी करता है, और ये भी ब्लियोमाइसिन और विनक्रिस्टिन की तरह मैरो स्पेयरिंग है। तो मैरो स्पेयरिंग एंटी कैंसर ड्रग्स में आपको 3 याद करनी है, बस 3 याद करनी है। कौन कौन सी 3 है? विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन एंड एस्पेराजिनेस। विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन एंड एस्पेराजिनेस आर मैरो स्पेयरिंग, डू नॉट कॉज बोन मैरो सप्रेशन। ओके, अब एक और दवाई है मिसलेनियस में, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और रेटिनोइक एसिड। ये दोनों दवाइयां कहाँ यूज होती हैं? ये एक स्पेशल तरह के ल्यूकीमिया में यूज होते हैं जिसको कहते हैं अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। अब क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट को अगर ल्यूकीमिया है तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर होता है? ल्यूकीमिया वाला फीचर पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? यस, कैसे प्रेजेंट करता है? विद रिकरेंट इन्फेक्शंस। पेशेंट को बार बार इन्फेक्शंस हो। अब क्वेश्चन ये है कि ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? WBC का कैंसर। तो अगर कैंसर है तो मतलब सेल ज्यादा हो, और अगर WBC ज्यादा है तो इन्फेक्शन तो नहीं होने चाहिए ना भाई। WBC तो इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो यहाँ पे WBC ज्यादा होने के बाद भी इन्फेक्शन कैसे हो रहे हैं? उसका रीजन ये है कि WBC ज्यादा नहीं होते, इसमें नाम में लिखा है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक, मतलब प्रोमाइलोसाइट ज्यादा है, ल्यूकोसाइट ज्यादा नहीं है, मतलब इमेच्योर फॉर्म ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बच्चे ही बच्चे हैं। एक घर में 100 बच्चे हैं, बड़ा कोई नहीं है। तो अगर कोई बड़ा है ही नहीं तो काम तो होगा नहीं, सिर्फ हल्ला ही मचेगा, और यही होता है। तो बहुत सारे इमेच्योर WBCs हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। तो फिर हमने क्या कहा कि जो जो बच्चे हमें लगता है थोड़े से समझदार हैं, हमने सोचा कि भैया तुम तो समझदार हो, थोड़ा घर को संभालो, जिम्मेदारी संभालो, तुम थोड़ा मेच्योरली बिहेव करो। तो अगर बच्चे मेच्योरली बिहेव करेंगे तो इन्फेक्शन होना बंद हो जाए। तो वही काम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और रेटिनोइक एसिड करती हैं, वो प्रोमाइलोसाइट को मैच्योर करके ल्यूकोसाइट में कन्वर्ट कर देती हैं। प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट, उससे ल्यूकोसाइट। तो बेसिकली इन दवाइयों को हम कहते हैं मैच्योरेशन एजेंट और डिफरेंशिएटिंग एजेंट। ये जो ब्लॉक हो रखा है, WBC मैच्योर नहीं हो पा रहे, उनको मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हो गया आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। देन लास्टली एक दवाई है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड, हाँ वही है जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल वही वाली, हाँ फोकोमिलिया वाली। थैलिडोमाइड पहले हम यूज करते थे मॉर्निंग सिकनेस के लिए, पर ये टेराटोजेनिक थी, फोकोमिलिया कर रही थी, तो हमने यूज करना बंद कर दिया। बट फिर पता लगा ये एंटी कैंसर भी है, इम्यूनो सप्रेसेंट भी है। तो थैलिडोमाइड के दो मेजर यूज हैं, एक एंटी कैंसर यूज है और दूसरा इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह यूज भी कर सकते हैं। एंटी कैंसर जो यूज है वो इसका मेजर यूज है मल्टीपल माइलोमा में। थैलिडोमाइड को हम मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं, और इम्यूनो सप्रेसेंट जो यूज है बहुत सारी कंडीशन में कर सकते हैं, बट अप्रूव्ड सिर्फ एक ही में है, वो है एरिथमा नोडोजम लेप्रोसम, लेप्रेसी। लेप्रेसी में जो रिएक्शन होता है ना, लेप्रा रिएक्शन, उसमें यूज कर सकते हैं, उसमें अप्रूव्ड है। बट उसके अलावा बहुत सारी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कर सकते हैं। ऑफ लेवल कहते हैं इसको, ऑफ लेवल का मतलब होता है इसके लिए FDA अप्रूव्ड नहीं है, बट फिर भी हम यूज करे जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऑफ लेवल कंडीशन में यूज करते हैं थैलिडोमाइड को। अब इसका जो मेन मैकेनिज्म है एज एंटी कैंसर, वो क्या है? इट इनहिबिट एंजियोजेनेसिस। एंटी कैंसर में मेन मैकेनिज्म क्या है? ये एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। बट इम्यूनो सप्रेशन में मेन मैकेनिज्म क्या है? ये TNF अल्फा को इनहिबिट करता है। TNF अल्फा को इनहिबिट करके इम्यूनो सप्रेसेंट है, और एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट करके एंटी कैंसर है। तो ये इसके मेजर यूजेस। अब इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, वो है इसके साइड इफेक्ट्स, थैलिडोमाइड के साइड इफेक्ट्स। थैलिडोमाइड हमें पता है फोकोमिलिया तो करता ही, फोकोमिलिया करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिडेटिव एजेंट है, सिडेशन करता है, इसीलिए हम इसको मॉर्निंग सिकनेस में देते थे, फीमेल लेके सो जाती थी।
अब दो और साइड इफेक्ट याद करने हैं, एक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। ये दो आपको आने चाहिए। ऑल्दो थैलिडोमाइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, बट सारे एमसीक्यू इन दो साइड इफेक्ट से हो जाते हैं। कैसे आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है कि थैलिडोमाइड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। कैन बी है तो कैन बी में तो ऑफ लेबल भी आएगा, उसमें मल्टीपल माइलोमा लिख देते हैं, ईएनएल लिख देते हैं और एक दो इम्यूनोसप्रेशन कंडीशंस और लिख देते हैं। क्लियर? बट उसका आंसर हमेशा होता है एचआईवी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। रिमेंबर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो इसका साइड इफेक्ट है, उसमें यूज थोड़ी करेंगे। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ये इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा कैसे आता क्वेश्चन? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइड इफेक्ट्स ऑफ थैलिडोमाइड एक्सेप्ट। कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है? बहुत सारे हैं जो हमने लिखे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है? डायरिया। रिमेंबर, ज्यादातर एंटी कैंसर ड्रग तो डायरिया कर रही थी, बट ये कॉन्स्टिपेशन करती है। तो इसलिए ये दो चीजें याद रखनी है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी और कॉन्स्टिपेशन करता है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में यूज नहीं करेंगे और ये डायरिया साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के स्पेसिफिक साइड इफेक्ट को याद करने की, कौन सी दवाई कौन सा साइड इफेक्ट करती है। तो उसके लिए हम एक कार्टून बनाएंगे, उस कार्टून का नाम रख देते हैं हम कीमोमैन, क्योंकि ये जो आदमी है ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट याद करने के लिए बनाया है, इसलिए कीमोमैन कहते हैं। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक कार्टून बनाते हैं। ये एक कार्टून का फेस है, ये इसका मोटा सा पेट है, ये इसके पैर हैं, ये इसके कान बना दिए हमने, कान, इसका स्माइलिंग फेस बना दी, इसको टोपी पहना दी, टोपी पहना दी। ये हमारा कार्टून तैयार है। बट कोई भी मेडिकल चीज है, हमें पढ़नी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? उसके ऑर्गन्स होने चाहिए। बिना ऑर्गन के कैसे मेडिकल बनेगा? तो हम इसके ऑर्गन्स बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लंग्स बना दिए, लंग्स, यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे इसका हार्ट बना दिया, हार्ट, ये लीवर बना दिया, लिवर, फिर यहाँ पे दो किडनीज बना दी, किडनीज, और यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर बना दिया बीच में। ठीक, तो ये हमारा कीमोमैन तैयार हो गया। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट याद करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो, इसका जो कान है वो सी जैसा लगता है ना, कान सी जैसा लगता है। सी का मतलब है सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन जो है वो ऑटोटॉक्सिक है, कानों को अफेक्ट करती है, हियरिंग लॉस करती है। अगर आप देखो जो किडनी है वो भी सी जैसी लगती है, किडनी भी सी जैसी लगती है, तो सिस्प्लेटिन नेफ्रोटॉक्सिक भी है। और अगर इसका स्माइलिंग फेस देखो तो ये भी सी जैसा लगता है, मतलब सिस्प्लेटिन मोस्ट एमिटोजेनिक एंटी कैंसर ड्रग है, सबसे ज्यादा वॉमिटिंग करती है। ठीक, तो ये सी से हो गया। सिस्प्लेटिन तीन जगह पे है, नेफ्रोटॉक्सिक, ऑटोटॉक्सिक, वॉमिटिंग। ठीक, अब अगर इसकी पेरिफेरी देखो, जो इसके पैर देखो वो वी जैसे लग रहे हैं ना, वी जैसे, वी जैसे जो पैर हैं वो इसके वी जैसे लग रहे हैं, पैर लुक लाइक वी। ठीक, वी का मतलब है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। वी का मतलब है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। तो पैरों से क्या पता लग रहा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पेरिफेरी में काम कर रहा है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। और वी जो है जो ऊपर भी है, यहाँ पे टॉप पे भी है। टॉप में क्या है? मतलब ब्रेन में, ब्रेन से ये एडीएच निकालता है, तो एसआईएडीएच करते हैं। तो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन एसआईएडीएच करते हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी करते हैं। याद हो जाएगा, इजी। अब अगर इसका लंग्स देखो, ये लंग्स जो है वो बी जैसे लगते हैं, बी जैसे। तो बी का मतलब क्या है? ब्लियोमाइसिन और ब्यूसल्फान। ब्लियोमाइसिन और ब्यूसल्फान जो हैं वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। ये हमने ऑलरेडी याद कर ही लिया था कि ये व्हीकल्स वाला है, बस है इसमें, या ब्लो दी हॉर्न है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस करते हैं। ये जो डी है, हार्ट जो है वो डी जैसा लगता है, तो डी का मतलब है डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन। ये कार्डियोटॉक्सिक है क्योंकि हार्ट को अफेक्ट करते हैं। और जो हमने पहले याद कर लिया कि रूबी दिल लेगी, तो जिसके भी नाम में रूबी आएगा वो कार्डियोटॉक्सिक है। सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं एंथ्रासाइक्लिन या डॉक्सोरोबिसिन वगैरह। ठीक, फिर अगर आप इसका लीवर देखोगे तो लीवर जो है वो 6 जैसा लगता है। लीवर का अगर फिगर देखोगे, फिगर ऑफ 6 जैसा लगता है। तो जो 6 से दवाइयां स्टार्ट होती हैं, 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, ये हिपैटोटॉक्सिक, ये लिवर को अफेक्ट करती है। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन हिपैटोटॉक्सिक। और लास्टली
एक ही कंप्लीट साइकिल है इसमें। वो किसका साइकिल है? यूरिनरी ब्लैडर का। तो साइकिल का मतलब क्या है? साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइकिल मतलब साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और ब्लैडर मतलब सिस्टाइटिस। साइक्लोफॉस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है। तो ये मेजर साइड इफेक्ट्स आप इजीली याद कर सकते हो कीमोमैन की मदद से। ओके, तो अब हम आते हैं रेस्क्यू थेरेपी इन एंटी कैंसर ड्रग्स। रेस्क्यू थेरेपी का मेरा मतलब क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफेक्ट को कैसे ठीक करेंगे। अगर कोई एंटी कैंसर ड्रग साइड इफेक्ट करती है तो ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जनरल साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स क्या कर सकती हैं? बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन में क्या क्या हो सकता है? अनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया दैट मीन न्यूट्रोपीनिया वगैरह हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। ये हमने हेमाटोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा था। अनीमिया अगर होता है तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? एरिथ्रोपोएटिन दे सकते हैं। एरिथ्रोपोएटिन का नाम क्या है? डार्बोपोएटिन। डार्बोपोएटिन दे सकते हैं। न्यूट्रोपीनिया के लिए हम फिलग्रास्टिम दे सकते हैं जो कि GCSF है, या फिर सारग्रामोस्टिम दे सकते हैं जो कि GMCSF है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए हम ओप्रेलवेकिन दे सकते हैं। ओप्रेलवेकिन जो कि क्या है? इंटरलुकिन 11 है। इंटरलुकिन 11 है। और कैसे याद किया था हमने? किन मतलब इंटरलुकिन है, और उसके बाद की को हटा दो, बाकी बच गया जो वो 11 है। तो इंटरलुकिन 11 है। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए दे सकते हैं। और ये सारी की सारी दवाइयाँ इंजेक्टेबल हैं, ओरल कोई भी नहीं है। इन सबको देते हैं हम सबकुटेनियस रूट्स। ठीक। तो बोन मैरो सप्रेशन के लिए हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं। फिर दूसरा क्या हो सकता है? यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकती है, हाइपर यूरिसीमिया कॉमन साइड इफेक्ट है। एंटी कैंसर ड्रग हाइपर यूरिसीमिया कर सकते हैं। तो हाइपर यूरिसीमिया के लिए सिंपली क्या दे देंगे? हमें पता है कि जब इतने सारे प्यूरिन्स प्रोटीन्स निकलेंगे उनसे ज़ैंथिन बनेगा, और ज़ैंथिन जो है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से यूरिक एसिड बना देगा। तो हम क्या करेंगे? हम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनिबिट कर देंगे। अगर ये इनिबिट हो गया तो यूरिक एसिड नहीं बनेगी। तो दवाई कौन सी है? एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ देते हैं यूजुअली, ताकि हाइपर यूरिसीमिया ना हो। बट अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, सीवियर यूरिक एसिड बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट कौन सा है। फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट जो है वो है हमारा एंजाइम जो कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करे। उस दवाई का नाम है पेग्लोटिकेस। पेग्लोटिकेस या रास ब्यूरिकेस। दीज आर नथिंग बट दी एंजाइम। रास ब्यूरिकेस या पेग्लोटिकेस जो है वो यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट है इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ठीक है, तो यूरिक एसिड ज्यादा तो हमने ऐसे ठीक कर लिया। फिर तीसरा और क्या हो सकता है? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। ये तो हम कोई भी एंटी कैंसर ड्रग कर सकती है, मैक्सिमम सिस्प्लेटिन करती है बट कोई भी कर सकती है। अब ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली और एक डिलेड। अर्ली का मतलब है अगर कीमोथेरेपी देने के 24 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हो जाए, और डिलेड का मतलब है उसके बाद हो। ज्यादातर केसेस अर्ली के होते हैं, 95% से ज्यादा अर्ली होते हैं। इनके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। 5-HT3 ब्लॉकर्स मतलब सेट्रॉन्स, जिसका भी नाम सेट्रॉन में खत्म होता है, जैसे ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, पेलोनोसेट्रॉन। जो भी सेट्रॉन में खत्म होती है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, और वो अर्ली वाले में ड्रग ऑफ चॉइस। अब क्योंकि 95% केसेस में अर्ली होता है, तो इसलिए अगर अर्ली ना भी लिखा हो तो अर्ली मान के चलना है। मतलब अगर सिंपल पूछते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर CINV, तो आंसर विल बी सेट्रॉन्स। ठीक, बट सेट्रॉन्स आर नॉट इफेक्टिव इन डिलेड, इनमें काम नहीं करते। तो डिलेड के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है सब्सटेंस P एंटागोनिस्ट। सब्सटेंस P एंटागोनिस्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलेड। और सब्सटेंस P एंटागोनिस्ट का नाम किसमें खत्म होता है? पीटेंट। पीटेंट में नाम खत्म होता है, नाम में लिखा है P एंटागोनिस्ट। एग्जांपल्स हैं एप्रेपिटेंट, फॉस एप्रेपिटेंट, नेटुपिटेंट,
रोलापिटेंट। तो जिसका भी नाम पीटेंट में खत्म होता है वो सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट है, वो डिलेड वॉमिटिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है और सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट है। अगर मेंशन ना हो अर्ली है या डिलेड है तो सेट्रॉन मार्क करना है। अब यूजुअली इन दवाइयों के साथ एक दवाई और ऐड करते हैं, वो है स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन की भी एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यूजुअली इन दवाइयों के साथ ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिट। अब हम आते हैं कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स के जो कुछ कुछ दवाइयां कर सकती हैं। सबसे पहली है मीथोट्रेक्सिट। मीथोट्रेक्सिट की अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या देते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यस, फॉलिनिक एसिड देते हैं। फॉलिनिक एसिड, फॉलिनिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन, इसी का तीसरा नाम क्या है, सिट्रोवोरम। तो दिस इज एंटीडॉट फॉर मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। फिर हमारे पास है साइक्लोफॉस्फामाइड इंड्यूस्ड हेमरेजिक सिस्टाइटिस। साइक्लोफॉस्फामाइड या आईफॉस्फामाइड इंड्यूस्ड हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे और प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या देंगे। क्या देंगे जल्दी बताइए, ट्रीटमेंट में क्या देंगे, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। और प्रोफाइलैक्सिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, यस, मेसना इज यूज्ड टू प्रिवेंट। मेसना प्रिवेंशन के लिए और स्टेरॉइड ट्रीटमेंट के लिए हेमरेजिक सिस्टाइटिस की। और फिर हमारे पास है कार्डियोटॉक्सिसिटी। एंथ्रासाइक्लिन इंड्यूस्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी अगर होगी तो क्या करेंगे, तो हम देंगे डेक्सराजोक्सिन। डेक्सराजोक्सिन जो है फ्री रेडिकल स्क्वेंजर है, ये हेमरेज कार्डियोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी को रोकने के लिए दे देंगे डेक्सराजोक्सिन। फिर आ जाएंगे सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसको कैसे रोकेंगे, सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी में तीन चीजें क्या करते थे हम, यस, नंबर 1 सेलाइन लोडिंग, बहुत सारा नॉर्मल सेलाइन चढ़ा देंगे पहले ताकि डाइल्यूट हो जाए। दूसरा स्लो देंगे, स्लो आईवी इन्फ्यूज। और तीसरा एमीफॉस्टिन दे सकते हैं, एमीफॉस्टिन कैन बी यूज्ड। और लास्टली हमारे पास है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस कई सारी दवाइयां करती हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक दवाई यूज कर सकते हैं विच इज पिरफेनिडो। पिरफेनिडो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। ओके, तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। इस टॉपिक में हमने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा कि 4 जनरल साइड इफेक्ट्स करते हैं, बोन मैरो सप्रेशन, एलोपेशिया, डायरिया, हाइपरयूरिसीमिया। फिर हमने दवाइयों को डिवाइड किया, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, देन एम्फिस वाले, माइटोटिक स्पिंडल वाले, टोपोइसोमेरेज इनहिबिटर्स और मिसलेनियस ड्रग्स। और लास्टली हमने डिस्कस किया इसमें कार्टून, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दवाई कौन सा साइड इफेक्ट करती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है रेस्क्यू थेरेपी, कौन सी दवाई कौन से साइड इफेक्ट को कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम क्विकली एमसीक्यूज कर लेते हैं। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग, यस, एंथ्रासाइक्लिन, डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन वगैरह, दे आर मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेयरी सेल ल्यूकीमिया, हेयरी सेल ल्यूकीमिया के लिए था क्लैड्रिबिन ड्रग ऑफ चॉइस, और सीएलएल के लिए है फ्लूड्राबिन ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, विच ड्रग कैन कॉज द साइड इफेक्ट गिवन द पिक्चर। क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये आपको लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, लंबी लंबी लाइनें क्या हैं ये, फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन। फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन कौन करता है, यस, ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन कॉज फ्लैजिलेटेड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। 50-year-old female presented to oncologist with breast cancer. Echocardiography shows ejection fraction of 25%. Which drug is avoided? So ejection fraction बहुत कम है, मतलब कार्डियोटॉक्सिक दवाई नहीं देनी। तो क्वेश्चन है कौन सी कार्डियोटॉक्सिक है, जो रूबी दिल ले जाती है। ठीक, तो एपिरूबिसिन शुड बी अवॉइडेड। Active metabolite of cyclophosphamide. Remember, active metabolite was 4-hydroxycyclophosphamide. But which metabolite cause hemorrhagic cystitis? That was acrolein. So acrolein cause hemorrhagic cystitis, but active metabolite is 4-hydroxycyclophosphamide.
विच ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मीन्स एंटी मेटाबोलाइट कौन सी है, कैसे पढ़ा था हमने, या तो प्यूरिन pyrimidine नाम में होगा या बिन में खत्म होगा। तो प्यूरिन pyrimidine पहले देख लेते हैं। यस, प्यूरिन आ गया नाम में, तो आंसर इज 6 mercaptopurine। A 20-year-old boy presented with slow growing mass on the medial side, ओस्टियोसार्कोमा है, और मिथोट्रेक्सेट स्टार्ट कर दिया। मैकेनिज्म पूछा, इजी है। मिथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म क्या है? यस, इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, दैट इज द आंसर। ओके, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ माइटोमाइसिन सी इज यूज्ड फॉर, माइटोमाइसिन सी के दो यूजेस बता दो जल्दी जल्दी। यस, एक है सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर और दूसरा है सबग्लोटिक स्टेनोसिस, सबग्लोटिक स्टेनोसिस, दोनों में टॉपिकली यूज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में। मेरा टेक होम मैसेज क्या है? योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय वट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सब लोगों में कि हम हर चीज को कल पे टाल देते हैं। पढ़ाई करनी है कल से करेंगे, ये काम करना है कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता। इसलिए अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आज से और अभी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।